हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी वाइन। आज मैं आप सभी के लिए मैथ्यू अर्नोल्ड जी की बायोग्राफी लेकर के आया हूं। तो यदि आप इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेबस में मैथ्यू अर्नोल्ड जी शामिल हैं, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी मत करिएगा। यदि आप TGT, PGT, LT या फिर NTA नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी मत करिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ऐसी वीडियोस में लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। और यदि आप मेरे चैनल की मेंबरशिप को लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मेंबरशिप प्लान को देख सकते हैं और वहीं आपको मेंबरशिप के बेनिफिट्स का इंट्रो वीडियो मिल जाएगा। आप वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं कि मेंबरशिप से आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। जब भी आप मेरे वीडियोस को देखिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, उसमें आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी जिन पर डायरेक्टली क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और खास बात मेंबर्स के लिए है, जो लोग मेंबरशिप ले चुके हैं उनके लिए है कम्युनिटी टैब। जो मेरे चैनल का कम्युनिटी टैब है उस पर आपको टेक्स्ट में सारे मटेरियल्स अवेलेबल कराए जाते हैं। आप कम्युनिटी टैब को चेक करिए, वहां पर आपको स्टडी के ढेर सारे मटेरियल मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर के हुए देखते हैं कि मैथ्यू अर्नोल्ड जी की बायोग्राफी में आज आपके लिए क्या है। लेट्स स्टार्ट। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और हो सके तो कमेंट भी करिए, मुझे मोटिवेट करिए। आपके लाइक्स से ना मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो यार लाइक बनता है, ताकि मैं नए जोश के साथ आपके लिए लगातार वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए देखते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में। मैथ्यू अर्नोल्ड का जन्म हुआ था 1822 में और इनकी डेथ हुई थी 1888 में। ये विक्टोरियन एरा के पोइट माने जाते हैं। इनके बर्थ के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड का जन्म दिसंबर 24 को हुआ था और ईयर था 1822 का। लालेहम में इनका जन्म हुआ था, जो कि थेम्स की वैली में पड़ता है। यदि आप नोट बनाने के शौकीन हैं तो आप नोट बनाते रहिए, और यदि आप नोट बनाने के शौकीन नहीं हैं तो वीडियो को लगातार 5 बार देखिए, या आप 2 दिन 4 दिन के अंतराल पर भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इनके बारे में। अबाउट फैमिली। इनके पिताजी का नाम डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड था, जो कि हेड मास्टर थे रग्बी स्कूल के, और ये सेलिब्रेटेड थे टॉम ब्राउन्स स्कूल डेज नॉवेल में। स्कूल डेज नॉवेल का नाम है, जो कि टॉम ब्राउन का नॉवेल है। इसमें ये सेलिब्रेटेड पर्सन थे। सेलिब्रेटेड का मतलब मशहूर, विख्यात, यानी प्रसिद्ध थे। इनके पिताजी अर्थात अर्नोल्ड के पिताजी हार्ट डिजीज की वजह से सडनली 1842 में एक्सपायर किए, और इनकी मदर यानी माता जी, जिनका नाम मैरी फेनरोज अर्नोल्ड था, और इनके नाना जी एंग्लिकन क्लर्जीमैन थे, अर्थात इनके मम्मी के पिताजी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वाइफ के बारे में। व्हाट इज द नेम ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड्स वाइफ? Then the name of his wife is Frances Lucy Whitman. This name is before marriage, and after marriage the name had been changed and the new name is Frances Lucy Arnold. The title of Arnold's family had been attached after the name of Lucy. And next point देखते हैं चिल्ड्रन के बारे में। तो मैथ्यू अर्नोल्ड के 6 चिल्ड्रन थे, और टोटल 6 चिल्ड्रन के नेम आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। द फर्स्ट चाइल्ड नेम वाज थॉमस, एंड द सेकेंड वाज ट्रेवेनन विलियम, एंड द थर्ड वाज रिचर्ड फेनरोज, फोर्थ वाज लूसी शार्लेट, एंड फिफ्थ वाज एलियोनोर मैरी कैरोलाइन, एंड द सिक्स्थ वाज बासिल फ्रांसिस। तो ये थे इनके 6 चिल्ड्रन। इनके चिल्ड्रन के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। लेट्स सी अबाउट हिज एजुकेशन एंड अर्ली लाइफ। इन हिज चाइल्डहुड ही अटेंडेड Reverend John Buckland's
प्रीपैरेटरी स्कूल, ये बचपन में रेवरेंड जॉन वैकलैंड्स प्रीपैरेटरी स्कूल अटेंड किए। आफ्टर दैट he studied at Rugby School and after that went to Balliol College that comes under Oxford University. He matriculated at Balliol College और Balliol College से ही ये अपना मैट्रिकुलेशन भी कंप्लीट किए। He wrote a poem Cromwell, इन्होंने एक क्रॉम्वेल नाम की पोएम लिखी जिसके लिए इन्हें न्यूडिगेट प्राइज भी प्राप्त हुआ। ये अपना ग्रेजुएशन मीन्स बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री प्राप्त किए बैलियोल कॉलेज से ही, और ये प्राप्त किए 1844 में। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम बैलियोल कॉलेज। इन सेकेंड क्लास ऑनर इन लिटरेरी ह्यूमैनिटीज ही हैड अ फ्रेंड ड्यूरिंग कॉलेज डेज विद ऑथर ह्यूज कफ। जब ये बैलियोल कॉलेज में स्टडी कर रहे थे तो इनके एक मित्र हुआ करते थे, आर्थर ह्यूज कफ। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन ही ज्वाइंड रग्बी स्कूल। जब ये अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लिए तो ये रग्बी स्कूल, जहाँ ये अपने अर्ली लाइफ में एजुकेशन प्राप्त किए थे, वहीं आ गए और ज्वाइन किए स्कूल को, रग्बी स्कूल को, एज अ टीचर ऑफ क्लासिक्स। In 1845, Arnold was elected fellow of Oriel College. ये इनको फेलोशिप भी मिला ओरियल कॉलेज के लिए और इन्होंने ज्वाइन भी किया। He pursued his studies there with John Kewell, और यहाँ पर ये अपने स्टडी को जारी रखते हैं जॉन क्यूवेल के साथ एंड जॉन हेनरी न्यूमैन के साथ। He worked as an inspector of schools. ये स्कूल के इंस्पेक्शन में लगाए गए, इनकी ड्यूटी मिली और इन्होंने अपनी ड्यूटी की for 35 years. He was appointed private secretary to Lord Lansdowne in 1847 में, यानी 1847 ईस्वी में ये प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त हुए किसके? लॉर्ड लैंसडाउन के। लैंसडाउन helped him in securing an inspectorship of school in 1851. 1851 की बात है। लैंसडाउन जिन्होंने अपना प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया था अर्नोल्ड को, सेक्रेटरी बना करके अर्नोल्ड के इंस्पेक्टरशिप को उन्होंने सिक्योर कर दिया और इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया। In this way Arnold made himself strong, his financial security and enabled him to marry Frances Lucy Whitman. इस तरह से इनका इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी स्ट्रांग हुआ और द रिजल्ट वाज दैट ही वाज एबल टू मैरी विथ फ्रांसिस लूसी विटमैन, और इनकी जो बिलव्ड थी फ्रांसिस लूसी विटमैन के साथ ये शादी कर पाए, सक्षम हो गए। और लूसी विटमैन कौन थी? ये डॉटर थी जज की, और जज कहाँ के थे? क्वींस बेंच के जज थे इनके पिताजी। He anonymously published his first book of poetry. That's the point, very important point for you. You should note it. First book of poetry. The name of the book is The Strayed Traveler and Other Poems. This book is published anonymously, बिना किसी नेम के साथ अज्ञात रूप से इसको पब्लिश किया गया था। ये नहीं बताया गया था कि ये किसका पब्लिकेशन है, किसने लिखा है इसको, और ये कब पब्लिश किया गया था? 1849 में। तो ये आप देख लीजिए, इनकी जो फर्स्ट बुक थी वो थी द स्ट्रेड ट्रैवलर, जिसको एनोनिमसली पब्लिश किया गया था 1849 में। दैट वॉज वेरी सैड अर्नोल्ड्स क्लोज फ्रेंड, और जिसके जस्ट बाद इन 1850 इनके जो एज अ फ्रेंड थे वर्ड्सवर्थ, हालांकि एजेड थे इनसे, लेकिन ये पड़ोसी थे, जहाँ पर वर्ड्सवर्थ रहा करते थे उसी पड़ोस में ये भी रहते थे, तो एज अ फ्रेंड रहा करते थे। और वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई 1850 में। ही कंपोज्ड अ पोएम मेमोरियल वर्सेस
उसके बाद इन्होंने मेमोरियल वर्सेस की रचना की एंड पब्लिश दैट इन फ्रेजर्स मैगजीन, और फ्रेजर्स मैगजीन में इन्होंने इसको पब्लिश करवाया। हिज पोएम एम्पेडोक्लीज ऑन एटना published in 1852. After that, in 1852, he published his book, his poem Empedocles on Etna, and poems in 1853. Or after that, next year in 1853, he published poems. These works established Arnold's reputation as a poet. In this way, he had made a place in the society of poets. He was living in his childhood as a neighbor and close friend of William Wordsworth. इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, इनके पिताजी वहीं रहा करते थे, पड़ोस में जहां वर्ड्सवर्थ रहा करते थे, तो इस तरह से ये काफ़ी क्लोज हो गए थे, नेबर की तरह रहते थे। He wrote verses for family magazine and born school prizes. अर्नोल्ड क्या करते थे, मैगजीन के लिए पोएम्स लिखा करते थे और इन्हें स्कूल प्राइजेस भी प्राप्त हुए। किसके लिए? हिज पोएम, इनके पोएम एलोरिक एट होम, एलोरिक एट होम के लिए इनको स्कूल प्राइजेस भी प्राप्त हुए। इट वॉज प्रिंटेड एट रग्बी, और इसको रग्बी में पब्लिश भी किया गया, रग्बी स्कूल में। जेनर इनका क्या था? तो ये पोएट्री से बिलोंग करते थे और लिटरेरी, सोशल एंड रिलीजियस क्रिटिसिज्म क्रिटिक थे। ये क्रिटिक के रूप में भी बहुत अच्छी तरीके से काफी फेमस क्रिटिक थे, जाने जाते हैं। इनका फर्स्ट पब्लिकेशन, इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। हिज फर्स्ट पब्लिकेशन वाज द स्ट्रेट रेवलर दैट वाज पब्लिश्ड anonymously in 1849. Next point is about literary life. In 1852, Arnold published his second volume of poems. इनका जो दूसरा संस्करण आया पोएम्स के कलेक्शन का, उसको नाम दिया गया एम्पेडोक्लीज ऑन एटना एंड अदर पोएम्स, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1853. ही पब्लिश्ड पोएम्स अ न्यू एडिशन, पोएम्स का इन्होंने न्यू एडिशन पब्लिश किया। इट हैड वॉल्यूम्स द स्कॉलर जिप्सी, और इसी में द स्कॉलर जिप्सी भी इंक्लूडेड था, एंड शोराव एंड रुस्तम। इट्स सेकेंड सीरीज अपीयर्ड इन 1854, और इसका जो दूसरा संस्करण आया वो पब्लिश हुआ 1854 में, पहला आया 1853 में। तो इस तरह से आप देखिए 1853 वाले में द स्कॉलर जिप्सी और शोराव एंड रुस्तम इंक्लूडेड थे, और जो बाद वाला था सेकेंड सीरीज वो पब्लिश हुआ था 1854 में विद न्यू पोएम, और इसमें न्यू पोएम इंक्लूड किया गया था, बोल्डो डेथ। इन 1857 अर्नोल्ड वाज इलेक्टेड प्रोफेसर ऑफ पोएट्री, और इनको प्रोफेसर नियुक्त किया गया पोएट्री के, कहाँ पर? एट ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इनको पोएट्री प्रोफेसर इलेक्ट किया गया, एंड री इलेक्टेड, और दोबारा फिर से इनको इलेक्ट किया गया इन 1842 में। He was the first professor to deliver lecture in English instead of Latin. At that time, it was that all the professors of English delivered his lecture in Latin, not in English. But Arnold was the first to deliver his lecture in English instead of Latin. यानी लैटिन के स्थान पर अर्नोल्ड जी ने क्या किया? इंग्लिश में अपना जो भाषण था, जो भी लेक्चर था, उसको डिलीवर किया, जबकि इससे पहले जितने भी प्रोफेसर हुआ करते थे वो लैटिन में स्पीच दिया करते थे। ही सेल्फ पब्लिश्ड द पॉपुलर एजुकेशनल ऑफ फ्रांस, इसका इन्होंने खुद से स्वयं से पब्लिकेशन किया, पब्लिश किया इन 1861 में, एंड इट्स इंट्रोडक्शन टू विच वाज लेटर पब्लिश्ड अंडर द टाइटल डेमोक्रेसी इन 1879। और बाद में क्या होता है, इसी को बाद में पब्लिश किया जाता है और इसको टाइटल दिया जाता है डेमोक्रेसी इन 1879। और अर्नोल्ड ने एसेज इन क्रिटिसिज्म को पब्लिश किया 1865 ईस्वी में, और जिसका फर्स्ट सीरीज और सेकेंड सीरीज वाज नॉट अपीयर टिल 1888। 1888 ये वही ईयर है
जिस ईयर में मैथ्यू अर्नोल्ड की डेथ हुई थी, तो इनके डेथ तक इसका जो है सेकेंड सीरीज और फर्स्ट सीरीज वो अपीयर नहीं हो पाया था। इन 1866 ही पब्लिश्ड हिज थॉयसिस, और इनकी जो रचना है थॉयसिस वो पब्लिश हुई 1866 में, और ये डेडिकेटेड था ऑथर ह्यूज कफ, जो इनके कॉलेज टाइम फ्रेंड हुआ करते थे एट बैल्यूल कॉलेज, और ये इनकी डेथ हुई थी 1861 में। हिज मेजर वर्क इन सोशल क्रिटिसिज्म इज कल्चर एंड एनॉर्की। इन्होंने एक क्रिटिसिज्म की रचना की, एक इनका मेजर वर्क था जो कि सोशल क्रिटिसिज्म पर था, उसको नेम दिया गया कल्चर एंड एनॉर्की का, और इसको पब्लिश किया गया 1869 में। नेक्स्ट देखते हैं हिज मेजर वर्क इन रिलीजियस क्रिटिसिज्म। धार्मिक जो भी इनका आलोचना हुआ करता था, उसके लिए इनका जो मेजर वर्क था, जो प्रमुख काम था, जो कि धार्मिक आलोचना से जुड़ा हुआ था, वो पब्लिश हुआ था 1873 में। मैंने आपको बताया ये रिलीजियस एंड सोशल क्रिटिक भी थे, तो इस तरह से इनका रिलीजियस क्रिटिसिज्म का जो मेजर वर्क वो पब्लिश हुआ 1873 में। ही वॉज इलेक्टेड अ फॉरेन ऑनरेरी मेंबर। इनको फॉरेन यानी विदेशी जो है सम्मानजनक, इनको विदेशी यानी फॉरेन ऑनरेरी मेंबर भी इलेक्ट किया गया, और वो अमेरिका के लिए किया गया, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेस के लिए ये इनको इलेक्ट किया गया था 1883 में। तो इस तरह से ध्यान देंगे, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है ये। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेस के लिए इनको फॉरेन ऑनरेरी मेंबर इलेक्ट किया गया था, और कब किया गया था? 1883 में। और ये जब ये टूर पर गए थे यूनाइटेड स्टेट्स में और कनाडा गए थे, दोनों एक ही टूर में गए थे, तो इनको जो है फॉरेन ऑनरेरी मेंबर इलेक्ट किया गया था। जॉन लेन, इन्होंने पब्लिश किया मैथ्यू अर्नोल्ड के एक संस्करण को, जिसको पब्लिश किया गया 1900 ईस्वी में, और उसको इंट्रोड्यूस किया गया एसी बेंसन के द्वारा, और जिसमें इलस्ट्रेशन का काम किया था हेनरी ओस्फोबेट ने। ये इलस्ट्रेटर थे, एसी बेंसन इंट्रोड्यूसर थे, और पब्लिश किया गया जॉन लेन के द्वारा। ही वॉज समटाइम्स कॉल्ड द थर्ड ग्रेट पोइट। इनको विक्टोरियन एज का थर्ड यानी तीसरा ग्रेट पोइट माना जाता है। इससे पहले जो थे यानी फर्स्ट और सेकंड, तो उनको माना जाता था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को और रॉबर्ट ब्राउनिंग को। तो ये तीन हैं, महत्वपूर्ण हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग और मैथ्यू अर्नोल्ड। विक्टोरियन एज के तीन प्रमुख कवि माने जाते हैं। अब चलिए इनका जो अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। He began his literary criticism with the preface to the poems. इन्होंने अपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म की शुरुआत प्रीफेस टू पोएम्स से शुरू किए, और ये लेट 60s में इसको शुरू किए। He published his lectures on translating Homer. इन्होंने अपने लेक्चर्स ऑन ट्रांसलेटिंग होमर को पब्लिश किया 1861 में, और जिसके जस्ट बाद लास्ट वर्ड्स ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वर्ड्स पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा अंतर है। लास्ट वर्ड्स ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, इसको पब्लिश किया गया 1862 में, और जो पहला था लेक्चर्स ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, उसको पब्लिश किया गया 1861 में। एसेज ऑन क्रिटिसिज्म, एशे ऑन क्रिटिसिज्म, इसको पब्लिश किया गया 1865 में, एंड कल्चर एंड एनॉर्की, इसको पब्लिश किया गया 1869 में। ध्यान देंगे ये इनके लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। इनका जो पहला लिटरेरी क्रिटिसिज्म था वो था प्रीफेस टू द पोएम्स, उसके बाद लेक्चर्स ऑन ट्रांसलेटिंग होमर 1861, फिर उसके बाद लास्ट वर्ड ऑन ट्रांसलेटिंग होमर 1862 में, फिर उसके बाद एसेज ऑन क्रिटिसिज्म 1865 में, और कल्चर एंड एनार्की 1869 में। इस तरह से आप तैयार कर लीजिए। चलिए लास्ट में देखते हैं इनकी डेथ कब हुई थी, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इनकी जो डेथ हुई थी वो हार्ट फेलियर की वजह से हुई थी। इनके पिताजी की भी डेथ इसी वजह से हुई थी। तो ये फैमिली डिजीज रहा है इनका, कह सकते हैं जेनेटिक टाइप का हो गया था। तो इनके पिताजी को भी हुआ, बाद में इनको भी हुआ। इनकी डेथ हुई अप्रैल 15 को और 1888 यानी 1888 के 15 अप्रैल को इनकी डेथ हुई थी, जब ये महज 65
ईयर्स के थे। और इनकी जो डेथ होती है वो लिवरपूल में होती है, जो कि इंग्लैंड में है। इंग्लैंड के लिवरपूल में इनकी डेथ हो जाती है। और ये ऐसा माना जाता है कि ये अपने डॉटर के यहाँ जा रहे थे और ट्रेन पकड़ने के लिए थोड़ा सा रन किए, ऐसे में इनको हार्ट अटैक आ गया और वे एक्सपायर कर गए। ही वॉज वरीड इन द चर्चयार्ड ऑफ लालेहम। लालेहम में इनका जन्म हुआ था और यहीं पर इनको वरीड दफना दिया गया। चलिए, इनके बेस्ट नोन फॉर, यानी ये किसके लिए जाने जाते हैं, ये किसके लिए फेमस थे, अपनी किस रचना के लिए फेमस थे, इसको देख लेते हैं। तो इनकी जो रचना है डोबोविच, यहाँ पर मैं सन नहीं बता रहा हूँ, बस ऐसी ही जानकारी दे रहा हूँ, सरसरी तौर पे देख लीजिए क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और ज़्यादा जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं। इनका जो डोबोविच है इसके लिए फेमस थे, काफ़ी फेमस वर्क है इनका। इसके बाद है द स्कॉलर जिप्सी, एलिजी है, इसके लिए फेमस थे। थायसिस इनका प्रमुख वर्क है, मेजर वर्क है, ये एलिजी है। कल्चर एंड एनार्की है, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म है इनका। और लिटरेचर एंड डोगमा, इसके लिए आपके यहाँ पर टोटल 5 दिए हुए हैं। ये प्रमुख इनकी रचनाएं जिनके लिए विख्यात है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए, साथ ही साथ कमेंट भी करिए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।